नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज के अपडेट्स लेके आया हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा प्रिंस पाइप के बारे में। देखिए, प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स इस कंपनी के बारे में मैं डिस्कशन करूँ तो इस कंपनी के ऊपर कुछ अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी का हाई ग्रोथ होने का चांसेस है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल के चांसेस है। क्योंकि इस कंपनी का देखिए सबसे पहली बात, कोई भी कर्जा नहीं है, जीरो डेब्ट कंपनी है। और इस कंपनी का जो आरओसी आरओई तो एवरेज लेवल के आसपास है, उतना ज़्यादा खास भी नहीं है, उतना खराब भी नहीं है। तो कंपनी कोशिश कर रहा है खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए इस सेक्टर में। तो कंपनी देखिए एनुअल इनकम कितना है, 121 करोड़। तो कंपनी के जो बिजनेस है कब से स्टार्ट हुआ, 1987 से कंपनी बिजनेस चालू किया। तब से लेकर कंपनी देखा जाए तो पाइप्स इंडस्ट्रीज में, और वो भी देखा जाए तो पाइप्स एंड फिटिंग इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे तो पॉलीमर पाइपिंग सॉल्यूशंस के सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी की जो पी रेशियो है, मेरे हिसाब से पी रेशियो में थोड़ा सा हाई लेवल्स देखने को मिला। पी रेशियो अभी कितना है, 60 के आसपास। और इसका 5 साल की एवरेज पी रेशियो कितना है, 30 के आसपास। इसका मतलब मतलब डबल के आसपास यहाँ पे ज़्यादा पी रेशियो देखने को मिला। तो कंपनी ओवर वैल्यूड कंपनी है, मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ। कंपनी का प्राइस जिस तरीके से जर्नी दिखाया, उस जर्नी के हिसाब से कंपनी का करेक्शन होने का चांसेस है। तो अगर इस कंपनी के मैं कंपटीटर के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट पाइप इंडस्ट्रीज कंपनी है। और एनालिसिस के बारे में बात करूँ तो कंपनी के देखिए डेप्थ एकदम जीरो है, बाकी डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो कंपनीज के अगर मैं बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो एक चीज आप ध्यान से देखना, कंपनी का रिजर्व जो है वो लगातार लगातार बढ़ते गया। उसके साथ साथ कंपनी का शेयर कैपिटल डबल हो गया। इसका मतलब जो टोटल शेयर कैपिटल है, तो वो कैपिटल क्या हुआ, इंक्रीज किया गया और डबल के आसपास। तो प्रोमोटर ने क्या किया, खुद का शेयर कैपिटल को इंक्रीज किया। और इसको अगर डिटेल्स में दिखा दूं तो इक्विटी जो कैपिटल है वही चीज आपको दिखेगा 111 करोड़ के आसपास। तो बॉन्ड्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का 63 करोड़ के आसपास कर्जा है, मतलब कर्जा धीरे धीरे करके वो कम किया। इस बार सबसे लो लेवल में कर्जे को लेके आया। और लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटी में एक चीज आपको देखना पड़ेगा, वो है ट्रेड पेबल। कंपनी को कितना ट्रेड पेबल करना है, अभी कितना पैसा अभी भी मार्केट को देना है, जिससे वो रॉ मटेरियल्स खरीद कर लेके आया है, उसको कितना पैसा देना बाकी है। कितना बाकी है, 320 करोड़। कोई बात नहीं, कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है तो उस हिसाब से कंपनी का लाइबिलिटीज तो बढ़ेंगे ही। तो लायबिलिटी जितना बड़ा, उससे कंपनी का फिक्स एसेट कितना बड़ा वो देखना जरूरी है। देखिए लायबिलिटी कितना है, 427 करोड़, और कंपनी का फिक्स एसेट कितना है, 680 करोड़, 685 करोड़ के ऊपर। तो इसका मतलब कंपनी का लायबिलिटी से भी कंपनी का एसेट ज्यादा है। तो अगर कल जाकर कंपनी को सही में अगर बोला गया कि हाँ चलो मेरा पैसा फटाफट पेमेंट करो, नहीं तो मैं माल देने के लिए तैयार नहीं रहूंगा, तो कंपनी के हाथ में तो पैसा ही है, उसके साथ साथ फिक्स एसेट भी है, तो उसको वो यूज कर सकते हैं। और रही बात कंपनी का एसेट के, तो कंपनी के देखिए ट्रेड रिसीवेबल ऑलमोस्ट कंपनी को ट्रेड मिल चुके हैं 415 करोड़ के आसपास। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव थिंकिंग देता है। तो कंपनी ने देखिए कैश इक्विपमेंट्स के बारे में बात करूँ तो कैश इक्विपमेंट जो है वो 125 करोड़ के आसपास कैश इक्विपमेंट देखने को मिला। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो एक पॉजिटिव है। बाकी आप समझदार है, उस हिसाब से जरूर काम करना। इस कंपनी के ऊपर डिसीजन क्या लेना है वो मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली कहाँ कहाँ पे टेयर्स बना था। तो उससे पहले इसका आप प्रोमोटर के होल्डिंग देखिए। प्रोमोटर के पास के होल्डिंग कितना है, 60% होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास है, और एफ के पास 6%, डीएस के पास 16%, जो होल्डिंग इंक्रीज डीएस ने किया, और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है। तो ओवरऑल हर दिशा में देखा जाए तो इस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला। रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो प्रिंस पाइप का जो चार्ट पैटर्न्स है वो मैं आपको मेंशन करूँ तो आप देखेंगे तो कुछ कंपनी इस तरीके से ट्रेड बनाया था। मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि इस लेवल को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, मतलब 4 टाइम टेस्ट किया। जब कोई लेवल को बार बार टेस्ट कर रहा है, और वो भी देखिए स्विंग जो, सॉरी, जो लोअर लो नहीं लोअर हाई बन रहा है, तब इसका हायर चांसेस है उस लेवल को ब्रेकआउट करे तो एंटी जरूर बनेगा। तो मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, एंटी नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ एंटी नहीं मिला। तो मैं एंटी कहाँ पे लिया था, मैंने आपको ये भी मेंशन किया, इस कैंडल ने एंटी लिया। और मैं आपको टेलीग्राम में भी मेंशन किया था, आप जाकर देख सकते हैं। एंटी क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाने के बाद रिट्रेसमेंट करने के बाद एक ब्रेकआउट दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे कंफर्मेशन है, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वहां तक जाएगा।
तो इजीली देखिए रेजिस्टेंस को ही टच करके वो वापस आया। तो ये सब कुछ प्राइस एक्शन का खेल है। प्राइस एक्शन एक बार सीख जाएंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कस करूँ उसका नाम है बर्जर पेंट। तो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट पेंट इंडस्ट्रीज कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ। एक एक चीज आप हमेशा याद रखना, देखिए आप जब स्कूल में पढ़ते थे, शायद आप फर्स्ट बॉय हो सकते हैं, शायद आप सेकंड बॉय भी हो चुके हैं। तो मैं एक टाइम जब मैं मतलब 12th स्टैंडर्ड में जब मैं कॉमर्स के ऊपर मतलब कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर पढ़ रहा था, तो जब उस टाइम में मैं एक बार सेकंड हुआ और उसके बाद एक बार फर्स्ट भी हुआ। तो इस दोनों टाइम में फर्स्ट और सेकंड जब हुआ था, तब मुझे एक चीज पता चला। जब सेकंड हुआ, मैं फर्स्ट टाइम सेकंड हुआ, उसके बाद सेकंड टाइम एचएस मतलब 12th स्टैंडर्ड में मैंने सेकंड हुआ, सॉरी फर्स्ट हुआ। और पहली बार जब सेकंड हुआ था तब मेरा पास एक जुनून था कि मुझे फर्स्ट होना है। तो इसके लिए मैं जी जान लगा दिया, मतलब पढ़ने में जी जान लगा दिया। तो तब मुझे पता चला कि एक्चुअली कि जब जो कंपनी सेकंड लेवल में होता है वो हमेशा कोशिश करते हैं कि फर्स्ट को टच करे, उसको ओवरटेक करे। तो इसलिए वो जी जान लगा रहा है। और ऐसे नहीं कहूंगा कि वो एशियन पेंट को क्रॉस ओवर कर पाएंगे। तो फिर से मैं एक चीज कहूँ तो इस सेक्टर में लीडर है एशियन पेंट, क्योंकि उसका मार्केट कैप 3 लाख करोड़। उसको क्रॉस करना इतना आसान नहीं है। और वो एशिया का लार्जेस्ट कंपनी है और इंडिया के भी लार्जेस्ट कंपनी है और वर्ल्ड के तो मतलब टॉप 10 कंपनीज के अंदर इसका नाम देखने को मिल जाता है। तो उसको ब्रेक करना, ओवरटेक करना इतना आसान नहीं है। फिर भी कोशिश करने में सब कुछ होता। तो एक चीज कंफर्म है कि बर्जर पेंट को बाकी जो कंपनीज है वो कंपनी ओवरटेक करने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं इतने सारे चीज यही बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बर्जर पेंट का जो फ्यूचर का विजन है वो क्लियर है। और अगर आप एशियन पेंट के ऊपर उतना भरोसा नहीं जता रहे कि हाँ चलो एशियन पेंट बहुत बड़ा हो गया, आप इसमें निवेश करूंगा तो मुझे उतना फायदा नहीं मिल सकता, तो मैं सेकंड कोई कंपनी को चूज करता हूँ, तो मेरे हिसाब से आपको बर्जर पेंट के ऊपर फोकस रखना चाहिए। क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो आरओसी बेस्ड है। कंपनी का कर्जा भी कंट्रोल में है और इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है। और हाँ, एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो कंपनी का जो पी रेशियो है वो करंट पी रेशियो कितना है 70 है। और कंपनी का मीडियम पी रेशियो कितना है 75 है। इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो जब कोई भी कंपनी अंडर वैल्यूड होता है तो उसका हायर ग्रोथ होने का चांसेस भी देखने को मिल जाता है। क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दो तो कंपनी देखिए हर साल में खुद का सेल्स इंक्रीज किया और साल भर में कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखा। और उसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। 250 करोड़ से बन चुके 350 करोड़, 55 करोड़। तो ओवरऑल यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। तो रही बात कंपनीज के बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट में एक चीज आपको खास लगेगा वो क्या है, कंपनी का रिजर्व देखिए 10 साल में 700 करोड़ से कंपनी बन चुके 4300 करोड़। और कंपनी का बोरिंग्स भी है, ऐसे नहीं कि कंपनी कर्जा नहीं लिया। कर्जा किस बेसिस में लिया, देखिए कंपनी शॉर्ट टर्म में कर्जा लेते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी कंपनी का कर्जा नहीं है। और कंपनी में देखिए फिक्स एसेट भी बढ़ा। कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल है वो भी आप देखेंगे तो कंपनी इस पर हाईएस्ट ट्रेड रिसीव किया, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्यूचर में ग्रोथ होने का एक निशाना यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एज ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो एफआईएस ने देखिए इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग्स अच्छे खासा रखा। पब्लिक के पास भी है और प्रोमोटर के पास भी है और डीएस के पास भी होल्डिंग्स है। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको कुछ लेवल्स मेंशन किया था और मैंने आपको ये भी बताया कि जो जो लेवल्स यहाँ पे क्रिएट कर रहा है कंपनी, तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक लेवल्स बना था। क्योंकि कंटिन्यूसली देखिए अगर लॉन्ग जर्नी के पर्सपेक्टिव व्यू से देखूँ तो कंपनी बहुत दिनों से एक रेजिस्टेंस को वो तोड़ने का कोशिश कर रहा था और वो तोड़ नहीं पाया। और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ, इस जगह पे। तो यहाँ पे ब्रेकआउट किया था मैंने, मगर मैंने आपको मेंशन किया था कि कभी भी कोई रेजिस्टेंस को डायरेक्टली अगर ब्रेकआउट करे तो एंटी कभी भी मत लेना। अगर यहाँ से टारगेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, छोड़ देना उसको। तो एंटी कब लेना है, एंटी लेना है रिट्रेसमेंट एंटी में। देखिए रिट्रेसमेंट एक्चुअली यहाँ पे मुझे एंटी मिला था, मैंने एंटी यहाँ पे नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे 200 डेज ईएमए का जो पैटर्न है वो दिख रहा था। तो 200 चार्ट मतलब जो ईएमए है तो उसको ब्रेकआउट जब करे तब मैंने एंटी ले लिया। तो ब्रेकआउट कब किया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था। और मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे था, छोटा सा स्टॉप लॉस था और मेरा टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस था। दो रेजिस्टेंस था, फर्स्ट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, सेकंड यहाँ तक रेजिस्टेंस था। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया और नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉफिट ने बाकी सारे शेयर यहाँ पे बेचा।
तो मैंने आपको ये सारी चीज़ इसीलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको प्राइस एक्शन के बारे में पता चले। अगर प्राइस एक्शन आप क्लियरली आपको पता चल गया तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा प्रॉफ़िट कमाने से। स्टॉप लॉस आपका मिनिमम हो जाएगा और टारगेट आपको 1:3, 1:4, 1:5 भी मिल सकता है। हाँ, एक चीज़ आप में ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपका अगर टारगेट मान के चलिए यहाँ पे टारगेट है, तो आप अगर यहाँ से छोटा-सा टारगेट मिल गया, आप थोड़ा-सा करेक्शन देखकर एग्ज़िट हो जाएँगे, तो एक गलती आपका ही होगा क्योंकि आपको पेशेंस के साथ बने रहना होगा। अगर आपका जो एनालिसिस है वो परफेक्ट है और उसमें आपको प्रॉफ़िट होने का चांसेस है, तो आप ज़रूर रहिए, उसके ऊपर बने रहिए। तो बाकी फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री लेवल्स नहीं है, तो मैंने एक टारगेट फिर से अब मैं आपको एक ट्रेड ज़रूर बनेगा मेरे हिसाब से। यहाँ पे एक बिग कप बना, उसके बाद यहाँ पे छोटा-सा हैंडल क्रिएट करने दीजिए, तब मैं एक बड़ा एंट्री लेने के लिए तैयार होऊँगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़। देखिए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ एक देखा जाए तो एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है और इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है आप देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल्स कम प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। उसके साथ साथ स्पेशलिटी केमिकल्स जो केमिकल्स प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में कम हुआ है और इस डिमांड कम होने के चलते ही कंपनी के ऊपर देखिए प्रॉफिट जो रेशियोज है वो इनकम जो है वो यहाँ पे कम हुआ है। तो कितना कम मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले देखिए आरओसी आरओई तो ठीक ठाक है, पी रेशियो हाई है। कितना हाई है वो मैं आपको बता दूं कि 5 साल के पी रेशियो 76 है और करंट पी रेशियो कितना है 52 है। इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड कंपनी देखने को मिला है। तो कंपनी का जो इंडस्ट्रीज पी रेशियो है उससे देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो हाई है। तो थोड़ा सा करेक्शन जो हो रहा है वो इसी के चलते ही करेक्शन हो रहा है। कोई बात नहीं, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करो। देखिए 234 करोड़ का टोटल सेल्स था, इस बार वो सेल्स बन चुके हैं 188 करोड़ का। तो इसका मतलब सेल्स में करेक्शन, उसके साथ साथ एक्सपेंस भी हुआ। तो सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 63 करोड़ के आसपास देखने को मिला था और इस बार कितना है 59 करोड़। तो सेल्स का कम होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन तो कम होगा ही। तो जो कम हुआ क्या वो ईयर ऑफ ईयर बेसिस को भी मतलब कम कर दिया? देखिए ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखा जाए तो कंटिन्यूअसली कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में प्रॉफिट को लगातार बढ़ाते चला गया। तो करंट जो टिल टू मंथ मतलब अभी जो ईयर चल रहा है, जब से कंपनी का ईयर स्टार्टिंग हुआ तब से लेकर आज तक कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा देखने को मिला है। बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के कोई भी कर्जा नहीं है, रिजर्व लगातार बढ़ते जा रहा है। इस बार कंपनी 1000 करोड़ तक की भी कंपनी टच करने वाला है। कंपनी का फिक्स एसेट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का फिक्स एसेट लगातार बढ़ते जा रहा है। 460 करोड़ के आसपास इसका फिक्स एसेट देखने को मिला और CWIP के बारे में बात करूँ तो 20 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो इसका मतलब कंपनी अच्छा खासा पैसा भी लगा के रखा, फिक्स एसेट भी इंक्रीज किया। अभी ये चीज आपको देखना है कि कंपनी को कितना इस बार ट्रेड मिला। देखिए कंपनी को जो इस बार ट्रेड है वो भी कम मिला क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कंपनी का सेल्स डाउन होने के पीछे एक ही कारण है, कंपनी को प्रोजेक्ट जो मिल है वो कम मिल रहा है, कंपनी का जो ट्रेड जो है वो कम मिल रहा है और इसके चलते कंपनी का सेल्स कम हो गया। तो मेरे हिसाब से एक टाइम लगेगा थोड़ा सा क्योंकि इस सेक्टर में पूरा के पूरा सेक्टर में प्रॉब्लम्स है। डिमांड कम होना और प्रोडक्ट का जो प्राइस है मतलब रॉ मटेरियल्स का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होने के कारण कंपनी के ऊपर अभी प्रेशर देखने को मिला है। तो इस प्रेशर के चलते हुए क्या इंस्टीट्यूशन ने माल बेचा? बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूशन का फायदा यही इसी जगह पे उठाते हैं। देखिए आप ये सोचिए कंपनी में लगातार गिरावट हो रहा है, कंपनी का सेल्स डाउन हो रहा है, फिर भी इंस्टीट्यूशन जैसे एफआईएस जिसके पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं था, डीएस के पास भी कोई भी होल्डिंग्स नहीं था, तो वो दोनों ही इस बार पिछले सालों की तुलना से पिछले क्वार्टर की तुलना से इस बार अच्छा खासा होल्डिंग्स को बढ़ाया। डीएस ने भी अच्छा खासा होल्डिंग्स को बढ़ाया। इसका मतलब क्या है? तो क्या हम लोग समझदार है और इंस्टीट्यूशन बेवकूफ़ है? ऐसे बिल्कुल नहीं। वो लोग हमसे कई गुना समझदार है क्योंकि उसके बड़ा टीम भी होते हैं और वो बहुत सारे रिसर्च करके ही पैसा लगाते हैं कि हम लोग कितने पैसे लगा सकते हैं। 1 लाख 2 लाख 5 लाख 50 लाख उससे ज़्यादा तो नहीं है और वो लोग लाखों करोड़ का पैसा लगाते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो लोग समझदार इसीलिए है क्योंकि वो हमेशा सस्ते दामों में डिस्काउंट में शेयर को खरीदते हैं। और कितना डिस्काउंट चलो मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान से देखना। कंपनी के जो टॉप लेवल में है, कंपनी का जो हाई प्राइस था वो कब है, वो कितना है 2680 के आसपास और आज कितना चल रहा है 1400 के आसपास। तो करंट प्राइस से अगर करंट प्राइस से मैं अगर टॉप लेवल तक देखूँ तो 88% का गेन यहाँ से मिल सकता है। तो आप कहेंगे सर क्या 100% गारंटी है 88% का गेन मिलेगा? देखिए मैं छोटा छोटा करके टारगेट लेकर चलता हूँ।
इस कंपनी के ऊपर एक रेंज ट्रेड भी बना था और रेंज ट्रेड यहाँ पे 20% के ऊपर बना था, तो एंट्री अभी तक नहीं हुआ, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कभी भी मौका मिले तो उसके ऊपर ऑब्वियसली एंट्री लूंगा। और हाँ, इस कंपनी के ऊपर जिस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ है, उस परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं एक ट्रेड मतलब आपको एक रेंज में आपको बता दूं, ये जो रेंज है ये जो रेंज है इस रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करे तो मैं एक बड़ा सा एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट हायर लेवल तक रहेगा। क्योंकि जब कंपनी का हर परफॉर्मेंस अच्छा है, तो चाहे वो 2-3 सालों के अंदर-अंदर भी मुझे अगर 80% का गेन का टारगेट मिले, तो मैं उसके लिए 2 साल तक इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। 2 साल 2.5 साल इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं छोटा-छोटा करके क्वांटिटी भी यहाँ पे उठा रहा हूँ और उसके साथ कोई भी अच्छा खासा ट्रेड बने, तो इसके लिए मैं बड़ा क्वांटिटी उठाने के लिए तैयार हो जाऊँगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड। तो रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड जो एक ट्रेडिंग कंपनी है, इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है कंपनी का स्प्लिट का। तो कंपनी स्प्लिट भी देने वाला है, उसके साथ-साथ कंपनी बोनस पहले दे चुके हैं। देखिए जुलाई मंथ में इसके ऊपर बोनस मिला था, 5 शेयर के बदले 9 शेयर आपको मिला था और अभी कंपनी स्प्लिट करने वाला है। हाँ, 10 का फेस वैल्यू ₹5 हो जाएगा, इसका मतलब हर एक शेयर में आपको 2 शेयर मिलने वाले हैं। तो ये सारे कंपनीज का जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया, वो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।